हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 1 नवंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एज प्रूफ। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसके अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बात बोली है कि जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड को आप वैलिड एज प्रूफ की तरह यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपको एक वैलिड एज प्रूफ चाहिए तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होगा, तो वो होगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है ये रहेगा आपका वैलिड एज प्रूफ। जो आधार कार्ड है वो वैलिड एज प्रूफ में काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि रिसेंटली एक केस आया था, पंजाब स्टेट के अंदर केस था, एक्सीडेंट का केस था। तो अब जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ था उसको कंपनसेशन मिलनी थी अकॉर्डिंग टू एज। तो अब उस बंदे को जो आधार कार्ड है उसके बेसिस पे कम कंपनसेशन मिल रही थी और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ज्यादा कंपनसेशन मिल रही थी, क्योंकि दोनों पे जो एज थी वो अलग अलग शो हो रही थी, जो डेट ऑफ बर्थ थी वो अलग अलग थी। तो उसके अकॉर्डिंग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस गया और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला कि आप आधार कार्ड के बेसिस पे इस पर्सन को कंपनसेशन दे सकते हो। आधार कार्ड के बेसिस पे उसको कंपनसेशन कम मिलनी थी। उसके बाद ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लास्ट जो जजमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आपका वैलिड एज प्रूफ रहेगा वो रहेगा आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो उसके अकॉर्डिंग अब उस पर्सन को जो कंपनसेशन है वो दी जाएगी। राइट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू केरला हाई कोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग इज अ विच काइंड ऑफ राइट फॉर अ चिल्ड्रन। अब ये केरला हाई कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, केरला हाई कोर्ट की है, एक स्टेट की हाई कोर्ट की जजमेंट है। उसमें इन्होंने बोला है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो एक बच्चे का राइट टू लाइफ है। जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो एक बच्चे का राइट टू लाइफ है, बच्चे का राइट टू लाइफ है। और जो उसकी मदर है, मदर का भी एक फंडामेंटल राइट है ब्रेस्ट फीडिंग। तो केरला हाई कोर्ट ने ये जजमेंट क्यों दी है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, तो उस केस में बोला जाता है कि जो बच्चे की कस्टडी है वो फादर को दी जाए, जबकि जो बच्चा होता है वो छोटा होता है, 1-2 महीने का होता है। तो उस केस में ये जजमेंट आई है कि जो बच्चा है, छोटा बच्चा है जो अभी तक ब्रेस्ट फीड ले रहा है, तो उसके लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो उसका राइट टू लाइफ है। अब बच्चे को उसकी मदर जो है उन दोनों को अलग नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू केरला हाई कोर्ट। ये केरला हाई कोर्ट की जजमेंट है। नेक्स्ट है कनक राजू। कनक राजू, अ फेमस डांसर एंड ए कल्चरल आइकॉन, वाज आल्सो नोन एज। रिसेंटली ये जो कनक राजू जी है इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये फेमस डांसर थे और कल्चरल आइकॉन भी थे। और इनको और किस नाम से जाना जाता था? इनको गुसेडी राजू के नाम से भी जाना जाता था। कनक राजू को गुसेडी राजू के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि जो गुसेडी है ना, गुसेडी क्या है? ये एक डांस फॉर्म है। कौन सी स्टेट की डांस फॉर्म है? ये तेलंगाना की डांस फॉर्म है। राइट, तेलंगाना की ये एक डांस फॉर्म है गुसेडी। तो इसी डांस फॉर्म में ये परफॉर्म करते थे, तेलंगाना से ही ये थे। तो जो गुसेडी है, अब एक तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो गुसेडी है वो कौन सी स्टेट की डांस फॉर्म है? तेलंगाना की डांस फॉर्म है। तेलंगाना में जो गोंड ट्राइब के लोग थे, तेलंगाना के अंदर जो गोंड ट्राइब के लोग हैं वो इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं तेलंगाना स्टेट के अंदर। राइट। तो इसीलिए कनक राजू को गुसेडी राजू के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फेमस डांसर है और कल्चरल आइकन भी है। राइट। नेक्स्ट है रोहिणी गौडबोले। रोहिणी गौडबोले, who passed away recently at the age of 71, was a famous। रोहिणी गौडबोले कौन थी? ये रोहिणी गौडबोले, इनका जन्म हुआ था पुणे महाराष्ट्र के अंदर, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है बेंगलुरु में। तो ये एक फेमस फिजिसिस्ट थी और जेंडर इक्विटी प्रोपोनेंट भी थी। फिजिसिस्ट भी थी और जेंडर इक्विटी प्रोपोनेंट भी थी। जेंडर की इक्वालिटी के लिए भी इन्होंने बहुत काम
किया है? तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और जो कनक राजू थे इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। कब किया गया था? 2021 के अंदर, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू यूएस बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। यूएस बेस्ड एक मैगजीन है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। इस मैगजीन के अकॉर्डिंग हु हैज बीन रैंक्ड एज टॉप सेंट्रल बैंकर। टॉप सेंट्रल बैंकर का जो रैंक है वो किसको दिया गया है 2024 के अंदर अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, राइट। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन किस पे बेस्ड है? यूएस बेस्ड ये मैगजीन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो टॉप सेंट्रल बैंकर है उसका रैंक दिया गया है हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास जी को, राइट। किसको दिया गया है? शक्तिकांता दास जी को टॉप सेंट्रल बैंकर का जो रैंक है वो दिया गया है और लास्ट ईयर भी इनको ही दिया गया था। तो लगातार 2 बार इनको ये टॉप सेंट्रल बैंकर का जो रैंक है वो दिया गया है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, राइट। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन से रिलेटेड ही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट बैंक है इंडिया की 2024 की, जो इंडिया की बेस्ट बैंक है वो कौन सी है? तो वो है एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बेस्ट बैंक का रैंक दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और जो टॉप सेंट्रल बैंकर का रैंक दिया गया है वो दिया गया है शक्तिकांता दास जी को, जो कि हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, राइट। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ को रीअपॉइंट किया गया है। पहले भी यही थे, अब फिर से इन्हीं को दोबारा 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। नाम क्या है? नाम है अमिताभ चौधरी। नाम क्या है? अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी जी बने हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक। 1 जनवरी से इनका ये जो टर्म है वो शुरू हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से। तो आगे 3 साल के लिए ये एक्सिस बैंक के रहेंगे एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 का रिलीज हुआ है और ये जो है ये फर्स्ट टाइम ही रिलीज किया है। ये फर्स्ट इंडेक्स है, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स जो है ये फर्स्ट टाइम रिलीज किया गया है और इसमें इंडिया की वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है। जो बॉटम 5 कंट्रीज हैं उनमें इंडिया का नाम आया है। तो इंडिया का रैंक कितना है? 176 रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, राइट। तो टोटल 180 कंट्रीज जो है उनके बेसिस पे ये रैंक जो है रिलीज किया गया है और उसमें से जो इंडिया का रैंक आया है वो है 176। वर्स्ट रैंक है इंडिया का, बॉटम 5 में आया है। टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है? तो टॉप 5 में टॉप पे आती है लग्जमबर्ग, सेकंड है इस्टोनिया, थर्ड है डेनमार्क, फोर्थ है फिनलैंड और फिफ्थ है यूनाइटेड किंगडम। बॉटम 5 की बात करें तो बॉटम 5 में जो 180th रैंक की है वो है किरिबाती, 179th रैंक है टर्की का, 178th रैंक है इराक का, 177th रैंक है माइक्रोनेशिया का और 176th रैंक है इंडिया का, राइट। तो ये है बॉटम 5 कंट्रीज और टॉप 5 कंट्रीज। कौन कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे ये जो रैंकिंग है वो तैयार करी गई है? इसमें सबसे पहले आता है लैंड मैनेजमेंट। किसी कंट्री के अंदर बायोडाइवर्सिटी को लेकर किस तरह से लैंड को जो है मैनेज किया जाता है। सेकेंडली आता है थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को कितना थ्रेट है किसी कंट्री के अंदर। थर्ड है कैपेसिटी एंड गवर्नेंस, गवर्नेंस कैसी है। और फ्यूचर ट्रेंड्स, फ्यूचर में क्या प्लान्स है उस कंट्री की गवर्नमेंट के। तो इन 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे ये रैंकिंग तैयार करी गई थी जिसमें इंडिया का रैंक रहा है 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। नेक्स्ट है एशियाटिक गोल्डन कैट। एशियाटिक गोल्डन कैट, इसको रीडिस्कवर किया गया है। कौन से नेशनल पार्क से इसको रीडिस्कवर किया गया है? तो इसको रीडिस्कवर किया गया है मानस नेशनल पार्क। कौन सी स्टेट के अंदर है ये मानस नेशनल पार्क? तो ये है असम स्टेट के अंदर। असम स्टेट का जो मानस नेशनल पार्क है वहां से रीडिस्कवर करी गई है एशियाटिक गोल्डन कैट। इसका जूलॉजिकल नेम क्या है? कैटोप्यूमा टेमिनिकी। कैटप्यूमा
टेमिनिकी इसका साइंटिफिक नेम है। और IUCN के अकॉर्डिंग नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर ये आती है। तो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर और सदर्न चाइना में ये पाई जाती है, राइट। नेक्स्ट है जैंट सैल्मन कार्प। जैंट सैल्मन कार्प, इसको भी रीडिस्कवर किया गया है। कौन सी रिवर से इसको रीडिस्कवर किया गया है? तो इसको, ये जैंट सैल्मन कार्प क्या है? एक बहुत बड़ी सारी मछली होती है। तो इसको रीडिस्कवर करा गया है मेकोंग रिवर से। कहाँ से? मेकोंग रिवर से। मेकोंग रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मेकोंग रिवर ओरिजिनेट होती है चाइना से। चाइना से ये ओरिजिनेट होती है, चाइना से फ्लो करती हुई आगे म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम होती हुई साउथ चाइना सी में जाकर आगे ये यहाँ पे ड्रेन कर देती है, राइट। तो ये है मेकोंग रिवर। कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती है इसमें? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और लास्ट में साउथ चाइना सी में जाकर ये ड्रेन करती है, राइट। नेक्स्ट है वेयर इज फर्स्ट बेबी ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिक। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिक born वाया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू, राइट, नेचुरल बर्थ नहीं है ये, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिक जो है वो बॉर्न हुआ है, उसका फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर राजस्थान के अंदर। जैसलमेर राजस्थान में ये पैदा हुआ है पहला बेबी किसका? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिक का, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट राइटर्स विलेज। कौन सा है ये? राइटर्स विलेज इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी। इंडिया का पहला राइटर्स विलेज कहाँ पे है? इनोग्रेट किया गया है अभी रिसेंटली। तो ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे इनोग्रेट करा है इसको? उत्तराखंड के अंदर। तो इंडिया का ये पहला राइटर्स विलेज है जिसको इनोग्रेट करा है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। उत्तराखंड के जो गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर्ड गवर्नर है, और चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने मिलकर इसको इनोग्रेट करा है उत्तराखंड के अंदर। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है थानो विलेज। कौन सा विलेज है ये? राइटर्स विलेज कौन सा विलेज है ये? थानो विलेज। देहरादून से अप्रोक्सीमेटली 24 किलोमीटर ये दूर है। अब ये वाला जो आइडिया था, ये आइडिया किसका था? ये आइडिया था उत्तराखंड के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक का। ये आइडिया किसका था? रमेश पोखरियाल निशंक का ये आइडिया था, जो कि खुद भी एक राइटर थे। तो उनका आइडिया था। अभी रिसेंटली इसकी इनॉग्रेशन भी कर दी गई है राइटर्स विलेज की। क्यों? क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे राइटर्स रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो विलेज है ये एक ऐसा विलेज है, यहाँ पे जो राइटर होता है उसको काम एंड क्रिएटिव इन्वायरमेंट मिलता है। काम एंड क्रिएटिव इन्वायरमेंट मिलता है जो कि एक राइटर के लिए बहुत जरूरी होता है, राइट। उसकी कंसंट्रेशन के लिए जरूरी होता है। तो इसीलिए इस विलेज का नाम रखा गया है राइटर्स विलेज। कौन सा है विलेज का नाम? इंपॉर्टेंट है। कौन सा विलेज है? थानो विलेज। देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, उत्तराखंड स्टेट में है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।